हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैजिक क्लासेस में। आज हम कक्षा 10वीं सेट 4 साइंस का लेकर के आ गया हूं मॉडल प्रश्न पत्र। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट में क्वेश्चन आपका दे रखा है, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा। देख लीजिए यहाँ पे इस तरह का यहाँ पर जो है इसके बीच जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो क्या होता है, दोनों एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी 45 डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह का मान लीजिए एक हम दर्पण बना लेते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मेरा क्या रहता है, ध्रुव रहता है, और यहाँ पर एक वक्रता केंद्र मान लीजिए। इसको मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देख लीजिए, थर्ड वाला क्वेश्चन है, यदि एफ का मान 16 सेंटीमीटर है तब आर का मान क्या होगा। देख लीजिए यहाँ पे एफ इज इक्वल टू आर बाई टू मेरा फॉर्मूला होता है। एफ कितना दे रखा है 16, आर बाई टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आर इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। तो चलिए 32 सेंटीमीटर टिक कर देते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो देख लीजिए अवतल दर्पण, चलिए हम लोग समझ लेते हैं किस तरह से। यहाँ पर मान लीजिए एक अवतल दर्पण दे रखा है, यहाँ पर मान लीजिए कहीं पे सी है, यहाँ पे एफ है, इधर मेरा यहाँ पे डाइपोल रहता है, ध्रुव रहता है, चलिए पोल रहता है। अब देखिए वस्तु का सीधा प्रतिबिंब यहाँ पर हम लोग जब जो है ना मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में अगर किसी वस्तु को रखते हैं तब जो है इधर मेरा कहीं प्रतिबिंब बनता है, इधर कहीं पे बनेगा और सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ध्रुव और फोकस के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। तो आपको मालूम ही है दोस्तों, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता है, यह प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। देख लीजिए आप जो है पढ़े होंगे कि किसी वस्तु को जब अगर जल में डालते हैं ना तो उसका थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है। तो यह जो आपको दिखाता है प्रकाश का अपवर्तन को दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देख लेते हैं, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है। मान लीजिए यहाँ पे लेंस है, अब यहाँ पर मान लीजिए मेरा प्रकाशिक केंद्र होता है। अब यहाँ से जाता है तो सीधे गुजर जाता है, कोई इधर से जाएगा तो पूरा सीधे चल जाता है, यहाँ से कोई मतलब इधर उधर विचलित नहीं होगा, यानी सीधा जो है गुजरेगा। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि। तो अभिसारी लेंस देखिए कहते हैं क्योंकि ये जो प्रकाश की किरणें को एक जगह पर एकत्रित करने का काम करता है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। तो ये पुतली हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है। तो निकट बिंदु आपका 25 सेंटीमीटर होता है, और अगर दूर बिंदु की बात करें तो वो अनंत हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो देखिए जो नेत्र में प्रतिबिंब बनता है वो मेरा ये उल्टा और वास्तविक बनता है हमेशा। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जरा दूरदृष्टि होने का क्या कारण होता है। तो इसका होता है समंजन क्षमता घट जाना, यानी ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वो अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है। तो देखिए फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता। आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों एनसीईआरटी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया संतुलित है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। देख लीजिए एफ इधर 3 ठे है, यहाँ पर भी देखिए एफ 3 ठे है, ओ देख लीजिए यहाँ पे कितना है 4, इधर भी 4 हो गया। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 4 2 जा 8, इधर भी देखिए 4 2 जा 8, यानी ऑप्शन आपका सही है ऑप्शन सी। चलिए 15 नंबर, दिए गए
समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, उपचयन यानी किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और अपचयन कहने का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन किसका मतलब किसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CuO दे रखा है, और इधर क्या है, इसमें से तो ऑक्सीजन हट गया, यानी अपचयन इसका हो रहा है। और हाइड्रोजन में देखिए ऑक्सीजन क्या हो गया, इधर रन करके जुड़ गया, तो इसका उपचयन हो गया, यानी उपचयन हो रहा है हाइड्रोजन का और अपचयन हो रहा है कॉपर। चलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए 16th नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 16th में दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो देख लीजिए, मान लीजिए ये एरो का मेरा निशान है, और देखिए इधर कहीं पे जो मेरा भाग लेता है, मान लीजिए इस तरफ जो भी रहता है, इधर वाले को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक, और इधर जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा इधर ही ना भाग लेगा, तब तो इधर नया प्रोडक्ट बनेगा, यानी इधर वाले को बोलेंगे अभिकारक। तो यानी आपका हो जाएगा ये कौन सा था, 16 नंबर, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के होता है। तो अभी जस्ट आपको बताया कि इधर क्या होता है, P फॉर प्रोडक्ट इधर हो गया, R फॉर रिएक्टेंट। तो आप लोग जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पढ़े होंगे कि द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही उसका ह्रास होता है, यानी इक्वल होता है ना। तो चलिए बराबर में आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे दे रखा है CH4 प्लस में 2O2.CO2 प्लस H2O प्लस में ऊर्जा। अब देखिए यहाँ पे ऊर्जा बन रहा है, यानी ऊष्मा तो उत्पन्न हो रहा है, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A प्लस अम्ल बना क्या रहा है, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जल बना रहा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आप याद रखिएगा दोस्तों कि जो है अम्ल क्या करता है, कार्बोनेट तथा धातु कार्बोनेट के साथ जो है ना अभिक्रिया करने के बाद बनाता है आपका लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए जी हाँ, अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आपका 20 क्या है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा। तो लाल नहीं होगा कहने का मतलब है कि क्या हो जाएगा, लाल नहीं होगा यानी वह क्षारक होगा ना, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा 20 का। 21 देख लीजिए, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर H2O लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखेगा, इसका फॉर्मूला कुछ गलत लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं 23 नंबर क्या है। जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि वो हाइड्रोजन आयन उपस्थित रहता है, यानी ऑप्शन बी आपका हो जाएगा करेक्ट। ये अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्या है, पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 4, 7 और 14 है। यह पदार्थ कौन क्षारक है। तो क्षारक क्या होगा जिसका pH मान क्या होता है, 14 होगा ना, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्षेत्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। तो दोस्तों इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी है। तो संवहन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए ऑप्शन में दे रखा है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 28 में देखते हैं। मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है। तो मनुष्य में देख लीजिए आपका परजीवी पोषण होता है। अगला क्वेश्चन, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। तो वसा के पाचन के लिए आपका होता है लाइपेज। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या देखा है। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरूट में टूटना कहाँ होता है। तो पायरूट में टूटता है यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है।
तो ये फ्लोएम द्वारा होता है, और अगर जल रहता तो जाइलम द्वारा हो जाता। नेक्स्ट है, किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? तो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन जो है ना अति आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दिखा रहा है आपका कायिक प्रवर्धन। अगला चलिए क्वेश्चन देख ले रहे हैं 34 में आपका दे रखा है, बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रम को आपका कहते हैं अंकुरन। फिर है, गर्भाशय की किस भाग में निषेचन होता है? तो होता है आपका डिंब वाहिनी में। चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो इसमें से आपका ये कथन सत्य हो जाएगा। चलिए 37 देख लेते हैं, सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं? तो इसका हो जाएगा ये अत्यधिक महंगा है, यानी ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। 38 नंबर देख लीजिए क्या दे रखा है, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं? तो नाभिकीय ऊर्जा की जो है ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 39 नंबर देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए अत्यधिक अच्छा है? तो सीएनजी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है? तो इसका आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए जो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब तथा शेयर करना भी ना भूलें। जय हिंद।